नहीं बढ़ा सके जिस तरह से हमारे हमसाया ममालिक ने अपने बजट जो हैं वो बढ़ाए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम 2000 अरब रुपए से ज्यादा इस वक्त उन कर्जों का पैसा दे रहे हैं जो हमने नहीं लिए, जो हमारे इस साइड के ऊपर बैठे हुए दोस्तों ने लिए हैं। ये जो 2008 और 2018 का दौर था स्पीकर साहब, ये क्यों एक डेकेड ऑफ डार्कनेस था पाकिस्तान के लिए, ये क्यों एक स्याह दौर था? इसकी मिसाल सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 1947 से लेके 2006 तक, ये थोड़ा जो बजट के ऊपर एक हमारे यहां बहस होती है और ये बात करते हैं कि ये महंगाई हो गई, जुल्म हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। वैसे तो खैर इनका यही नैरेटिव अगले 5-7 साल चलना है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने, मैंने तो कल मशवरा भी दिया था पिछली दफा कि खताती सीख लें, तो आराम से यहीं पीछे से खताती की, नारे वगैरह लिखे, पीछे खड़े हो गए, लहरा दिया। 5-7 साल आप किन किन लोगों को हायर करते फिरेंगे, बचत भी हो जाएगी। तो इशू ये था, ये हमारी मुश्किलात क्यों हैं बजट की? आपके सामने मैंने रखा, हमारा खर्चा तकरीबन 8,085 अरब रुपया है, हमारी आमदन 5,000 साढ़े 5,000 अरब रुपया है। तो जैसे घरों में होता है, हमारे अगर घरों में खर्चे ज्यादा होंगे और हमारी जो आमदनी है कम होगी, तो घर जो है वो प्रॉब्लम में होगा। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो घर खुशहाल होगा। हमारी यहां पे आपके सामने बजट में है, हमारी खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, इसलिए हम प्रॉब्लम में हैं। अब ये जो आमदनी कम है, ये क्यों कम है? जनाब स्पीकर, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2008 तक, 1947 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान ने कुल कर्जा, जो इंटरनेशनल कर्जा जो हमने लिया, फॉरेन डेट जिसको हम कहते हैं, वो लिया, वो था 6,000 अरब रुपया। 1947 से लेकर 2008 तक हमारा ये टोटल कर्जा था 6,000 अरब रुपया। अब देखिए इस 6,000 अरब रुपए में हमने क्या क्या किया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर खरीद के उसको एक पूरी नई मार्केट बना दी, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दी, हमने नेवी बेसिस बना दी, एंड टू बी फेयर विद, हमने मोटरवेज भी बना ली, हमने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। यह पाकिस्तान ने किया 1947 से 2008 तक 6,000 अरब रुपए में। अब जनाब स्पीकर, 2008 आता है और डेकेड ऑफ डार्कनेस के पहले जार आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं और अचानक हमारा कर्जा जो 6,000 अरब रुपए था वो बढ़ना शुरू हो जाता। और जब अब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जो यहां पे कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ही नहीं देना चाहिए, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जब 2018 में पाकिस्तान की जान छोड़ती है, तो इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर हो जाता है 26,000 अरब रुपए। आप अंदाजा लगाइए, शेम खकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया, क्योंकि वो समझते हैं, खकान अब्बासी साहब हो, मिफ्ता इस्माइल हो, जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं, उन्होंने पहले इसाक डार और कंपनी की मजम्मत की थी कि जिस तरह उन्होंने मईशत चलाई, और दुरुस्त तौर के ऊपर मैं तो हमेशा उनसे एग्री करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का। जनाब स्पीकर, 1947 से 2008 कुल कर्जा 6,000 अरब रुपया, 2008 से 2018 कर्जा बढ़कर चला गया 26,000 अरब रुपया। कैमरामैन जफर साहब प्लीज बातें छोड़ दें, आप तकरीर सुने जी। उसके नतीजे में अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि हमें हर साल 2,000 अरब रुपया, जनाब स्पीकर, 2,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों की किस्तों में देना पड़ता, कर्जों के इंटरेस्ट में देना पड़ता है, उस सूद में देना पड़ता है जो इस साइड के ऊपर बैठे हुए हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। अब सवाल जो और है, मैंने आपके सामने गिनवाया है कि 1947 से 2006 तक हमने ये चीजें बनाई, हमने फौज खड़ी की, हमने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने गवादर ले लिया, हमने ये सारे काम कर लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस 20,000 अरब रुपए में जो कर्जा इन्होंने लिया, उसका इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया जनाब स्पीकर? सबसे पहले इन्होंने बिजली के प्लांट लगाए। बिजली के प्लांट लगाने चाहिए थे,
बिजली के प्लांट लगाना जरूरी था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस लग्जरी तरीके से इन्होंने पैसे खर्चे। इन्होंने साहिवाल के अंदर कोयले का प्लांट लगाया। साहिवाल के अंदर कोयला नहीं होता। पूरी ट्रैक जो कोयला है वो कराची में आएगा, वहां से ट्रेन के ऊपर कोयला साहिवाल पहुंचेगा और वो बिजली बनेगी। पूरा इलाका जो ये सारा ट्रैक है, इसके राइट लेफ्ट के ऊपर सीरियस एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो गए बिकॉज उनकी प्लानिंग नहीं थी। इसी तरीके से जो हमारे दोस्त साहिवाल से यहां पे मुंतखब हैं, वो आपको बता सकते हैं कि कितने बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस खड़ा हो गया इनकी इस प्लानिंग की वजह से। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने लग्जरी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए। जो इस वक्त बिजली थी, जिस वक्त 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, 1 रुपया भी हमारा उस वक्त हम बिजली के जो कंपल्सरी पेमेंट्स है वो नहीं कर रहे थे। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, हमें 190 अरब रुपया कंपल्सरी पेमेंट्स दिया जाना था उन पावर प्लांट्स का। जब ये गए हैं और 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, अब हमें जनाब स्पीकर 900 अरब रुपया देना पड़ता है कंपल्सरी पेमेंट्स में। वो बिजली बनाएं ना बनाएं, हम यूज कर सके ना कर सके, इन्होंने बिजली के जो प्लांट लगाए उसके नतीजे में इस वक्त हमारी हालत यह है। और 2023 जब आएगा, जो इलेक्शन का साल होगा, उस साल हमें 1500 अरब रुपया देना पड़ेगा कंपल्सरी पेमेंट्स में बिजली की। अब आप देखिए किया क्या, तमाम बिजली के प्लांट्स लगे, वो कैसे लगे, उनके पीछे क्या कहानियां हैं, बताने की जरूरत नहीं। कहानियां सुनाएं तो फिर दोस्त नाराज हो जाते हैं, उठ के वॉकआउट करके चले जाते हैं, इसलिए उसकी तरफ मैं नहीं जाता। 2023 में हमने 1500 अरब रुपया कंपल्सरी का इसका जो है पैसा देना है। अब ये देखिए, ये प्रोजेक्ट्स क्यों गैर जरूरी थे? ये प्रोजेक्ट इसलिए गैर जरूरी थे कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है बिजली घरों से पहुंचाने की, घरों पे, वो सिर्फ 24,000 मेगावाट। जब आप 24,000 मेगावाट बिजली उठा सकते हैं और उससे ज्यादा बिजली आप उठा ही नहीं सकते, तो आप बिजली के प्लांट्स क्यों लगा रहे थे? इस वक्त अगर 30,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है बिजली बनाने की और हमारे पास सलाहियत नहीं है कि हम 24,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो मुझे बताएं इसका कौन जिम्मेदार है? आज जो 900 अरब रुपया हम दे रहे हैं, अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो ये साहिबान हमारे से सामना करना पड़ रहा है। और ये प्रॉब्लम 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के पास बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। अब हमसे जो ज्यादा सवाल होते हैं, जब हम अपने हलकों में जाते हैं, सवाल आता है कि आपका हमारे यहाँ गैस नहीं है, हमारे यहाँ सड़क का मामला नहीं है, हमारे अस्पताल अगर ख़राब हैं, हमारे यहाँ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हमारे स्कूलों में कमरे नहीं है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो ये किसने पूरा करना है? ये हमारे सूबों की जिम्मेदारियां हैं कि वो पूरा करें। सूबों में मसलन अगर आप इस वक्त कराची की सूरत हाल देखें, आप इस वक्त लाड़काना की सूरत हाल देखें, जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हमें सहूलतें नहीं मिली। इस साल के बजट में जनाब स्पीकर कोई 700 से लेके 750 अरब रुपया जो है वो सिंध हुकूमत को जा रहा है। ओवरऑल तकरीबन अभी तक इस साल से पहले 1600 से 1800 अरब रुपया जो है वो मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध की डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब आप ये पूछे कि जनाब ये पैसा गया किधर, आपने इतना पैसा 1600-1700 अरब रुपया आपने खर्च किया 2 सालों में, आखिर वो पैसा गया किधर? उसकी प्लानिंग किधर की गई? आज कराची के अंदर, आज आप देखिए, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अगर कोई मिनी पाकिस्तान है तो कराची है। आप अंदाजा लगाइए कि कराची की अपनी पुलिस ही नहीं है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई ऐसा शहर हो जो दुनिया का 4था या 5वां बड़ा शहर हो और उसकी अपनी पुलिस ना हो? आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते।
ये रेंजर्स को 1990 से रेंजर्स जो है वो वहां पे कराची में है और आज भी सिंध हुकूमत की कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी कम से कम पुलिस को डेवलप कर सके। इसी तरीके से जो हमारा, अगर ये वो पैसा है जो मैं 750 अरब रुपया जो सिंध को जा रहा है, ये मैं उस पैसे की बात कर रहा हूं जो NFC अवार्ड के जरिए जा रहा है। ग्रांट्स के जरिए जो पैसा जा रहा है वो इसके अलावा है। आप देखिए कि तकरीबन जो इस वक्त बदीन है या घोटकी है, बदीन और घोटकी के नाम के ऊपर अरबा रुपया जो है वो लिया जा रहा है। अगर आप उस पैसे का कंपैरिजन करें उन शहरों की हालत के साथ, उन शहरों को तो पेरिस होना चाहिए था। तो सवाल यह है पैसा किधर गया? मसला यह है जो इमरान खान क्यों करप्शन के खिलाफ खड़े हुए? इमरान खान इसलिए करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं कि जब आप इतना पैसा जा रहा है और आगे लग नहीं रहा तो वो पैसा कहां जाता है? जनाब स्पीकर, वो पैसा लंदन में जाता है, वो पैसा दुबई में जाता है, वो पैसा कनाडा में जाता है, वो पैसा अमेरिका में जाता है। ये बुनियादी मसला है पाकिस्तान के निजाम का, जहां पर दो खानदान बैठे, एक खानदान यहां से इस्लामाबाद से पैसे लेता है, वो पैनामा में के जरिए लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदता जा रहा है, दूसरा खानदान यहां से पैसे लेता है, वो दुबई में और कनाडा में और पेरिस में प्रॉपर्टीज ले जा रहा है। हमारा जो सारा पैसा है बजट का, ये जो बजट डेफिसिट है, आज अगर हमारे यहाँ महंगाई, आज अगर हमारे यहाँ आम आदमी जो है उसकी जिंदगी मुश्किल है, आज अगर डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, आज टीचर नहीं है स्कूल में, तो इस